अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड और मुज्तबा खamenei के करीबी साथी अली लाराजानी को हलाक करने के बाद ये जंग मजीद खतरनाक क्यों हो सकती है? अली लाराजानी की हलाकत इस जंग में मजीद शिद्दत क्यों लाएगी? आज यही देखने और समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। अमेरिका और इसराइल, वैसे तो अगर हम देखना चाहें पूरी दुनिया से हमें मिसालें मिल सकती हैं, लेकिन आज हम देखें 5 मिसालें मिडल ईस्ट के मुल्कों की, जिनमें अमेरिका ने और इसराइल ने किस तरह कई लीडर्स को वीक किया या उनको कत्ल किया, उनका इक़्तिदार छीना, और इन लीडर्स के बाद वहाँ पर मज़ीद शिद्दत पसंदी में, मज़ीद इंतहा पसंदी में, मज़ीद रेडिकलिज़म में इजाफा हुआ। इस हवाले से मिडल ईस्ट में जो एक्सट्रीमिज़म की, जो तनाज़े की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है फ़लस्तीन का मसला। इसी को अगर हम देखें, यहाँ पर जब फ़लस्तीन में यासिर अरफ़ात की लीडरशिप, जो एक मॉडरेट लीडरशिप थी, फतह पार्टी की एक सेकुलर लीडरशिप थी, दुनिया के साथ बातचीत कर चलना चाहती थी, यासिर अरफ़ात को जब इसराइल और अमेरिका की तरफ से वीक किया गया, तो इसके वैक्यूम में, इसके खला में हमास जैसी तंजीम उभरी, जो थी ही इंतहा पसंद रेडिकल, जिसके हाथ में फिर बंदूक थी, यानी यासिर अरफ़ात को वीक किया गया तो इंतहा पसंद हमास मजबूत हो गई। इराक की मिसाल देखें, 2003 में सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से महरूम किया गया, सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार छीना गया। अब सद्दाम हुसैन से इक़्तिदार तो ले लिया गया, बजाय इसके कि सद्दाम की पार्टी के ही किसी मॉडरेट लीडर से बातचीत की जाती, तारिक अजीज़ से, इज़्ज़त इब्राहीम से या और किसी लीडर से, पूरी जो सद्दाम हुसैन की सेकुलर पार्टी थी उसको ही सिरे से ख़त्म कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? इसी इराक़ के अंदर, जो सद्दाम हुसैन के तहत एक सेकुलर कंट्री था, इसी इराक़ में फिर दाइश जैसी तंजीमों का जन्म होता है। वो दाइश कि जिसने मिडल ईस्ट में तबाही मचाने के रिकॉर्ड बनाए, जिसने सरेआम औरतों को लोंडियाँ बनाकर फ़रोख्त किया मिडल ईस्ट के बाज़ारों में, ये दाइश मजबूत हो गई इराक़ में जब सद्दाम हुसैन और उनके साथियों को इक़्तिदार से हटाया गया। कज़ाफ़ी की मिसाल लें, यानी लीबिया की अगर हम मिसाल लें, लीबिया में जब कज़ाफ़ी को इक़्तिदार से हटाया गया, पूरी जो वेस्ट ने साजिश की और इसराइल भी इसमें शामिल था। अब जब कज़ाफ़ी को इक़्तिदार से हटाया गया तो आज तक लीबिया मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। किसी जगह किसी इस्लामी जिहादी ग्रुप का कब्ज़ा है, किसी जगह जनरल हफ्तार का कब्ज़ा है, किसी जगह और किसी मुकामी कमांडर का कब्ज़ा है। यानी इंतहा पसंदी, रेडिकलिज़म और दहशतगर्दी को ज़्यादा फ़रोग़ मिला मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाने से। इजिप्ट की हम मिसाल लें, इजिप्ट में अनवर सदात को जब कत्ल किया गया तो अनवर सदात बेशक वो उस तरीके से लिबरल और सेकुलर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक मॉडरेट थे, दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते थे। लेकिन अनवर सदात को जब साजिश के तहत हलाक किया गया, उसके बाद मिस्र में अल अख़वानुल मुस्लिमीन या कई तरह के जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो मजबूत होना शुरू हो गए। और इस हवाले से 5वीं बड़ी मिसाल हमारे पास लेटेस्ट सीरिया की है, शाम की है। सीरिया और शाम जब तक बशर असद के कंट्रोल में था तो सीरिया के अंदर दहशतगर्दी नहीं थी, इंतहा पसंदी नहीं थी, लेकिन बशर असद के ख़िलाफ़ जब 13-14 साल की साजिश के दौरान वेस्ट ने, इसराइल ने और कई अरब मुल्कों ने बशर असद को इक़्तिदार से महरूम किया, तो आज सीरिया के अंदर वही जिहादी ग्रुप्स कंट्रोल में हैं, वही जिहादी ग्रुप्स। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब इन जिहादी ग्रुप्स ने अमेरिका और सऊदी अरब से हाथ मिला ली है, इसलिए वो यहाँ हुकूमत कर पा रहे हैं। शाम की सूरत हाल, सीरिया की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये वैसे तो दुनिया में और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के मुल्कों की 5 मिसालें साबित करती हैं कि जब भी किसी मॉडरेट लीडरशिप को ख़त्म किया जाता है, या मॉडरेट लीडर्स को जो नीचे होते हैं सेकंड इन कमांड में, उनको मारा जाता है, तो इंतहा पसंदी मज़ीद फैलती है। अब अमेरिका और इसराइल ने पहली गलती ये की कि आयतुल्लाह खamenei को हलाक किया, शहीद किया। उसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खamenei आ गए, जो अपने बाप से भी ज़्यादा रेडिकल लाइन ले रहे हैं। और अब अली लाराजानी, जो काफ़ी हद तक प्रैग्मेटिक अप्रोच के आदमी थे, ईरान के अंदर मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते आए थे, ईरान के ये स्टेट ब्रॉडकास्टर भी रहे, चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन भी रहे, यानी जो न्यूक्लियर मामलात थे इसमें भी बातचीत
अली लाराजानी ही करते थे ईरान की तरफ से। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर भी रहे और एक ऐसा चेहरा थे जो दुनिया के सामने बात कर सकता था। अपनी इनकी पढ़ाई लिखाई देखें तो ये पीएचडी इन्होंने किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से। और दिलचस्प बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और लिखते थे जो जर्मन मशहूर फ़िलासफ़र है इमैनुएल कांट। कांट जो लोग जानते हैं, इसकी फ़िलासफ़ी जो भी पढ़ते हैं वो बहुत लॉजिकल लोग होते हैं, मॉरल फ़िलासफ़ी को मानने वाले लोग होते हैं जो कांट को पढ़ते हैं। इनके अंदर वो इमोशनल रिएक्शन नहीं होता। तो अब ऐसे शख्स को, अली लाराजानी को हलाक करने के बाद ये क्या तस्वर किया जाएगा, अब जो हेड करेगा ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, वो ज़ाहिरी बात है पहले से भी ज़्यादा रेडिकल होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल किसी हद तक बातचीत करने वाले लीडर्स को, मॉडरेट लीडर्स को इस तरह हलाक करते जा रहे हैं। जहाँ तक अली लाराजानी की इस हलाकत के बाद इसराइल और अमेरिका की जंग में पल्ला भारी होने का ताल्लुक है, तो ये जंग में पल्ला उस वक्त तक भारी नहीं होगा जब तक जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल के कमांडर्स हैं, जो 31 ईरान के सूबों का कमांड इस टाइम संभाले हुए हैं, उनको जब तक अटैक नहीं किया जाता, ऊपर की लीडरशिप को जितना मर्जी नुकसान पहुंचाया जाए, वो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड की सूरत में सामने आती रहेगी। तो ये अली लाराजानी की असैसिनेशन और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।